थैंक यू बच्चों। हम लोग कल का जो था, कल हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन के बारे में, मानव जनन के बारे में। तो वहां आप देखे थे कि मानव जनन क्रिया जो होते हैं इसको दो भाग में बांटा गया था, दो चरणों में हम लोग बांट के पढ़े हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि मानव के शरीर में, मादा के शरीर में किस प्रकार से जनन क्रिया होते हैं, किस प्रकार के जनन अंग होते हैं, जो जनन अंग जनन क्रिया में सहायक होता है, और उन जनन अंगों का कौन कौन से कार्य होते हैं, जनन अंग की लंबाई, चौड़ाई, विभिन्न चीज के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस जनन अंगों के बाद उसमें जो ओवम का निर्माण हो रहा था, ओवा का निर्माण हो रहा था, अंडे का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार नर के शरीर में भी शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आज हम लोग आगे युग्मक जनन, नर या मादा के शरीर में युग्मकों का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन। तो हम लोग आज युग्मक जनन के बारे में कि युग्मक जनन क्यों, कैसे हो रहा है, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चे, मैं चाहूंगा कि आप, हम लोग आगे पढ़ने से पहले आप हमारे लगातार वीडियो देखने के लिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें और आपको आसानी से मिल जाए, आपको अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक मैं एक एक क्वेश्चन आपके नजदीक भेजते रहे, ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हम आपको हर समय प्रत्येक दिन नए नए वीडियो देते रहें और आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं हो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग सबसे प्रथम सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता जाए और हम आपके नजदीक प्रत्येक दिन नए नए वीडियो को डालते जाएं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं युग्मक जनन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? युग्मक जनन। युग्म, देखिए यहां है कि युग्मक जनन है क्या। युग्मक जनन किसको कहते हैं? युग्मक मतलब युग्म, जनन मतलब जन्म होना। नर एवं मादाओं के शरीर के अंदर, नर एवं मादाओं के शरीर के अंदर युग्मक का निर्माण होना, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि नर एवं मादा के शरीर के अंदर युग्म का निर्माण होना मतलब शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? गेमेटोजेनेसिस। इसको क्या कहते हैं हम? गेमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। समझ में आ गया होगा। अब देखिए युग्मक जनन जो होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। युग्मक जनन कितने प्रकार से होते हैं? ये दो प्रकार, नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। अब देखिए कि हम लोग मादा के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं नर के बारे में, कि नर के शरीर में शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन क्रिया कहलाता है। आपको क्वेश्चन बनेगा कि शुक्र जनन क्रिया क्या है। नर के वृषण कोश के कोशिका विभाजित होकर शुक्राणुओं का अधिक से अधिक निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से जो क्रिया चलता रहता है, इसी क्रिया को हम कहते हैं नर युग्मक जनन। नर के शरीर में युग्मक का निर्माण होना ही नर युग्मक जनन कहलाता है। अब देखिए नर युग्मक जनन जो होते हैं, इसके लिए शरीर के वृषण कोश यानी टेस्टिस अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब नर के शरीर के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होगा, इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। इसके कारण जो है शुक्राणु का निर्माण होते हैं। और शुक्राणु का जो निर्माण होता है एक मादा के शरीर में, मानी ये शुक्राणु का निर्माण जो है क्रमबद्ध समय से चलता रहता है। मैंने बताए थे जब किसी नर का उम्र हो जाए 12 से 14 वर्ष, तो शुक्राणु का निर्माण यहां से आरंभ हो जाएगा। और नर के शरीर में शुक्राणु को जो निर्माण आरंभ होता है, ये सदा जीवन भर चलते रहते हैं।
मादा में बंद हो जाता है, 45 से 50 वर्षों के बाद ये बंद हो जाएगा, कि नर में ये बंद नहीं होते, ये आजीवन चलता रहता है। इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निर्भर करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही शुक्राणु के निर्माण करने में सहायक होते हैं। अब देखिए कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है, शुक्राणु के निर्माण नर के शरीर में प्रत्येक दिन होता है, यानी एक नर प्रत्येक दिन 12 से 10 पावर 13, यानी इतने 10 पावर 12 से 10 पावर 13 इतने मात्रा में शुक्राणु का निर्माण प्रत्येक दिन करता है। और नर एक बार में जब शुक्राणु डिस्चार्ज करते हैं, उसमें 2.5 ml से 3.5 ml शुक्राणु का डिस्चार्ज करता है। कितना करता है? एक बार में 2.5 ml से 3.5 ml एक बार में डिस्चार्ज करते हैं, जिसमें शुक्राणु की कुल संख्या, आपको एग्जाम में पूछेगा कि नर एक बार में कितने शुक्राणु डिस्चार्ज करते हैं, कितने स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं, तो 2.5 ml से 3.5 ml, जिसमें शुक्राणु की कुल संख्या 25 से 30 करोड़ होती है। कितने होते हैं? 25 से 30 करोड़ की संख्या में होता है, 25 से 30 करोड़ की संख्या में। तो और वो जो 25 से 30 करोड़ की संख्या में होते हैं, उसमें से लगभग 60% जो शुक्राणु होते हैं वो हाई लेवल की होनी चाहिए, उच्च कोटि के शुक्राणु। अगर उच्च कोटि का शुक्राणु होगा तो फर्टिलाइजेशन क्रिया हो सकता है। अगर 60% उच्च कोटि का नहीं है, परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होगा। 60% उच्च कोटि का और 40% जो है मध्यम वर्ग के, मध्यम कोटि का होना चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन क्रिया वो ओवा को निषेचित कर सकता है, ओवम को निषेचित कर सकता है, अन्यथा निषेचित नहीं कर सकता है। आपको एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ये नीट और बिहार बोर्ड का जो एग्जाम या किसी बोर्ड का एग्जाम होता है, इसमें कोई भी पूछेगा कि नर के शरीर में एक बार में कितने हार्मोन डिस्चार्ज होते हैं, कितने शुक्राणु डिस्चार्ज होते हैं, शुक्राणु की कुल संख्या कितने होता है, तो 25 से 30 करोड़ 2.5 ml से 3.5 ml करते हैं। एक नर अपने शरीर में प्रत्येक दिन कितने शुक्राणु का निर्माण करता है, तो 10 पावर 12 से 10 पावर 13 की संख्या में शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। अब क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित होने के लिए कितने प्रतिशत शुक्राणु मैच्योर होनी चाहिए, तो 60%। कितने प्रतिशत? ये 60% मैच्योर होनी चाहिए, इसके बाद जो है ये फर्टिलाइजेशन क्रिया कर सकता है। अगर 60% मैच्योर नहीं है तो नहीं कर सकता। जबकि इसमें से कोई एक, इतने करोड़ जो निकलता है बाहर 2.5 ml से 3.5 ml में 25 से 30 करोड़, इसमें से मात्र एक शुक्राणु ही अंडाणु को निषेचित करता है, बाकी जो है स्वतः मर जाते हैं। अब हम लोग यहां तक समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़ते हैं शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु है क्या, शुक्राणु की बनावट कैसे होते हैं, शुक्राणु का कितने भाग होते हैं, ये किस प्रकार से अपने कार्य को करने में सहायक होते हैं। तो हम लोग शुक्राणु के संपूर्ण भाग के बारे में, इस भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग शुक्राणु के विभिन्न भाग के बारे में। अब देखिए, ये आप लोगों के सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये शुक्राणु स्पर्म का फिगर है। आपको परीक्षा में रहेगा, ये परीक्षा में 5 नंबर में पूछता है या तो 3 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में पूछेगा रहेगा शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें, यानी फिगर बना करके इन फिगर का कौन सा भाग है, उस भाग का क्या क्या नाम है, ये लिख करके और उसके बारे में लिखना रहता है, वर्णन करना रहता है। इस प्रकार से जब होंगे तो ऐसे जो है इसमें इसको वर्णन करना है तो 5 नंबर का बनेगा। तो ये क्या है कि शुक्राणु का, ये आपके सामने मैंने फिगर बना दिए हैं। आप देखिए शुक्राणु के भाग, शुक्राणु का जो ये ऊपर वाले भाग होते हैं, शुक्राणु का ये जो ऊपर वाले भाग होता है, ये भाग
इस भाग को हम क्या कहते हैं? हेड। क्या कहेंगे इसको? हेड मतलब अग्रभाग। इसको क्या कहेंगे? अग्रभाग यानी हेड। ये बीच वाले जो भाग होते हैं इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम मध्यभाग। क्या कहेंगे इसको? मध्यभाग, मिडिल प्लेस। और ये जो होता है इसको कहते हैं टेल, पूंछ। क्या कहेंगे इसको? टेल यानी पूंछ। अब ये तो शुक्राणु का भाग है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो भाग होते हैं, इस भाग के अंतर्गत और बहुत सारे, ये मुख्य भाग हुआ, इसके अंतर्गत और बहुत सारे संरचना बना होता है, जो संरचना शुक्राणु के विभिन्न क्रियाओं को करने में सहायक होता है। अब देखिए, सर्वप्रथम जब शुक्राणु जनन क्रिया होगा, शुक्राणु का भी जन्म होता है तो मृत्यु सत है। तो शुक्राणु का उम्र होता है कितने घंटे? 72 घंटे। शुक्राणु का उम्र होता है 72 घंटे। यानी एक शुक्राणु जब टेस्टिस से बाहर निकलते हैं तो वो 72 घंटे तक जीवित रह सकता है, और 72 घंटे के बाद ये स्वतः निर्जीव हो जाएंगे, ये स्वतः अक्रियाशील हो जाएंगे, ये मर जाएगा, इसमें जनन क्रिया करने की क्षमता नहीं रह जाएगा। अब बन जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि शुक्राणु की उम्र क्या होती है, तो 72 घंटा। अब ध्यान दीजिए कि शुक्राणु का जो ये अग्रभाग, हम लोग इसके भाग के बारे में पढ़ते हैं कि शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है, अग्र मतलब आगे का भाग, हेड। हेड भाग में ये जो देखते हैं ये संरचना, ये कैप कहलाता। क्या कहलाता है? कैप। कैप मीन्स टोपी। क्या होता है? टोपी। ये जो अग्रभाग होते हैं, अग्रभाग में ये जो है ये टोपी लगा होता है। टोपी क्यों लगा होता है कि ये हार्मोन है, यहाँ पे एक हार्मोन के द्वारा, कैल्शियम के द्वारा एक बने हुए ठोस पदार्थ आके यहाँ जमा हो जाता है। जो जमा होता है, ये शुक्राणु जब वृषण कोश में ऐसे ऐसे इस प्रकार से सांप के अनुसार, सांप के आकार में ऐसे ऐसे उसमें तैरते रहते हैं। जब उसमें तैरते रहता है तो बार बार कोशिकाओं में जाकर के ठोकर लगता है। जब ठोकर लगता है, ठोकर लगने से ये कैप सुरक्षा देता है, अन्यथा ठोकर लगने से शुक्राणु मर सकता है। शुक्राणु को जो बचाए रखने के लिए कैप का होना अति आवश्यक है। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु के अग्रभाग में क्या होता है। सर्वप्रथम कैप होते हैं, मतलब टोपी होते हैं। अब टोपी का, कैप का कार्य क्या है? तो कैप का कार्य होता है, टोपी का कार्य होता है कि शुक्राणु को तैरने में सुरक्षा करना, वृषण कोश की कोशिकाओं में ठोकर लगने से बचाना। ये किस चीज का बना होता है? ये हार्मोन के बने होते हैं, ये कैल्शियम के बने होते हैं, जो हेड को सुरक्षा देने का काम करता है। अब देखिए, इसके अंदर जो ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो ये देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस कहलाता है, यानी केंद्रक। क्या कहते हैं इसको? केंद्रक। अग्रभाग में न्यूक्लियस पाया था, केंद्रक पाया, जिस केंद्रक के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जमा रहता है, जो शुक्राणु को अंडाणु से निषेचित होने में और जीवों के निर्माण क्रिया में सहायक होते हैं। क्योंकि शुक्राणु जब अंडाणु को, शुक्राणु क्या करता है कि शुक्राणु जब अंडाणु को, ये मान लिया जाए कि अंडाणु है, शुक्राणु जो इसको भेदन का क्रिया करते, शुक्राणु आया और इसको जब भेदन का काम करते हैं, इसको भेदन समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मिडिल भाग, मध्य भाग। क्या देखते हैं? मिडिल भाग के बारे में, क्योंकि आप लोग तो हेड के बारे में आप पढ़ लिए। अब आते हैं मिडिल भाग। ये मध्य जो भाग होते हैं, मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मिडिल भाग होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य भाग में क्या पाया जाता है? मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान, यानी शक्ति प्रदान करता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु को आसानी से भेदन क्रिया कर पाते हैं और अंडाणु निषेचित होता है।
साथ ही साथ अंडाणु निषेचित होने के बाद अंडाणु के अंदर जीवों के आकार का निर्माण संपन्न होता है। और इतना ही नहीं, इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण नर या मादा के यूट्रस के अंदर नर या मादा का जो निर्माण होता है, निर्माण प्रक्रिया किसके कारण, ऊर्जा के कारण। अगर ऊर्जा नहीं हो तो ये क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकता है, इसीलिए ऊर्जा का होना अति आवश्यक होता है। समझ में आ रहा है कि मध्य भाग में क्या होते हैं, कि मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। इसके कारण शुक्राणु जो है जीवित 72 घंटा, बाहर निकलने के बाद भी 72 घंटा जीवित रह सकता है। अब हम लोग आते हैं टेल की ओर। कहां आते हैं, अब हम आते हैं इसके ऊपर से, टेल के बारे में। पश्च भाग में क्या होता है, टेल मीन्स पूंछ। आप पशु जानवर को देखे होंगे कि पूंछ होता है। ठीक उसी प्रकार से शुक्राणु के जो सबसे पश्च भाग है, सबसे अंतिम, सबसे पिछला जो भाग होते हैं, पीछे के भाग होते हैं, इस भाग में पूंछ पाया। देखिए यहाँ पर ये पूंछ पाया जा रहा है, ये पूंछ ही है। ये जो पूंछ पाया जाता है, इसका काम रहेगा कार्य, ये पूंछ का कार्य होता है कि शुक्राणु को, वृषण को टेस्टिस के भाग में तैरने में सहायता करना, दिशा को बदलने में सहायता करना, साथ ही साथ शुक्राणु के संपूर्ण भागों में किसी प्रकार के कोई पदार्थ अगर लग जाए तो ये अपने इसी टेल के भाग, पूंछ के भाग से ही उसे हटाने का काम करता है। अगला काम है इसका जंप मारना। शुक्राणु जो जंप मारता है, ये जंप किसके सहारा, पूंछ के सहारे से मारते हैं। किसके सहारे से मारते हैं, ये पूंछ के सहारे से मारते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता, शुक्राणु तैरने में, दिशा को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसीलिए पूंछ जो है अत्यधिक दिशा बदलने में, तैरने में, या शरीर पर लगने वाले किसी भी पदार्थों को शरीर से बाहर हटाने में अत्यधिक सहायक होते हैं। आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा है कि शुक्राणु को मैंने भाग क्या बताया, अग्रभाग हेड, जिसमें क्या होता, लगा हुआ रहता है कैप। हेड में क्या लगा रहता है, कैप मतलब टोपी लगा हुआ रहता है। दूसरा भाग क्या है कि मध्य, मिडिल भाग। एक ग्रीवा जो होता है, ग्रीवा भी इसका भाग ही है, लेकिन ग्रीवा मुख्य भाग नहीं कहलाता। मुख्य भाग 3 ही है, तो यहाँ पर ग्रीवा होता है, लेकिन ग्रीवा इसको बोलते हैं, लेकिन ये मुख्य भाग नहीं कहलाता है। मुख्य रूप से 3 भाग होता है। अब क्या होता है कि मध्य भाग माने मिडिल प्लेस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सबसे अंतिम भाग क्या है, पूंछ, टेल। समझ में आ रहा है। अब देखिए आप लोग यहां तक समझ गए कि शुक्राणु का भाग, शुक्राणु क्या करता, कैसे निषेचन क्रिया कर रहे हैं। तो शुक्राणु में निषेचन क्रिया करने की क्षमता कब होगा, जब इसमें से 60% शुक्राणु मैच्योर हो तो निषेचन हो सकता है, अन्यथा निषेचन क्रिया नहीं होगा। बच्चों समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा।